रामपुर गांव में विशाल नाम का एक किसान रहा करता था। विशाल अपनी पत्नी सुमन के साथ बहुत ही खुशी से जीवन बिताया करता था। एक बार जब खेतों में गेहूं की बुआई चल रही थी तो सभी किसान अपने अपने खेत में जा रहे थे। तभी विशाल अपनी पत्नी से कहा, सुनो सुमन, मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम थोड़ी देर बाद खाना लेकर आना। तभी सुमन बोली, ठीक है जी, मैं आ जाऊँगी। फिर विशाल अपने खेत की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद विशाल अपने खेत में पहुंचा। फिर वह अपने खेत में काम करने लगा। थोड़ी ही देर हुई थी कि उसके खेत की तरफ से दो आदमी आता हुआ दिखाई देता है। वह गांव के सेठ बालादास और उनके मुंशी रामबली था। रामबली अपने सेठ बालादास से कहता है, सेठ जी, ये है विशाल, मैंने सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी होती है, क्यों न इस बार इससे ही गेहूं खरीदा जाए। सेठ जी ने कहा, ठीक है, जाकर इसे बता दो कि इस बार की फसल ये हमें दे दे। जी मालिक। फिर रामबली विशाल के पास गया और बोला, सुनो विशाल, सेठ जी तुमसे मिलना चाहते हैं। विशाल बोला, मुझसे मिलना चाहते हैं, पर क्यों? अरे भाई, वो तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं, जल्दी जा। विशाल सेठ जी के पास जाता है और कहता है, क्या बात है सेठ जी, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है, क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार से अच्छे दाम दूंगा। विशाल बोला, क्यों नहीं सेठ जी, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। तो फिर ठीक है, जब फसल तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम अपने आदमियों को भिजवा देंगे। तुम्हारी फसल काटने में वो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे घर पर पैसा भिजवा देंगे। इसके बाद सेठ चला जाता है। विशाल फिर अपने खेत में आकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी वहां आती है और कहती है, सुनिए जी, मैं खाना लेकर आई हूँ, आप जल्दी से खा लीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। विशाल अपनी पत्नी के पास आकर खाना खाने लगता है और कहता है, आज सेठ जी आए थे, जानती हो उन्होंने क्या कहा? क्या? वो इस बार की फसल हमसे खरीदना चाहते हैं और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है, सब माता रानी की कृपा है। विशाल खाना खा लेता है और फिर थोड़ा सा काम करके दोनों अपने घर चले जाते हैं। घर का काम खत्म करके दोनों आराम करने लगते हैं। जब शाम होती है तो विशाल अपने खेत से सब्जियां लेकर बेचने के लिए निकलता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, सुनिए, शाम को जल्दी आ जाइएगा, मुझे चिंता लगी रहती है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर विशाल सब्जी बेचने मंडी में जाता है। कुछ ही समय में सारी सब्जी बिक जाते हैं और उसकी अच्छी कमाई भी होती है। घर लौटते वक्त वह एक मछली खरीदता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, ये लो मछली, आज पकौड़े खाने का बड़ा दिल कर रहा है, ज़रा बना दो। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। विशाल की पत्नी जल्दी जल्दी मछली के पकौड़े बनाती है और विशाल को खाने के लिए देती है। विशाल पकौड़े खाकर अपनी पत्नी की तारीफ करने लगता है। अपनी तारीफ सुनकर सुमन शर्मा जाती है। उसके बाद दोनों खुशी से रहते हैं। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और खेतों की फसल तैयार हो जाती है। तभी विशाल सुमन से कहता है, सुनो, मैं खेत जा रहा हूँ, सेठ जी के आदमी आते ही होंगे। ठीक है, आप जाइए। विशाल अपने खेत में जाता है। कुछ ही देर बाद सेठ जी के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और सब खेत में काम करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद खेत का सारा फसल कट जाता है। फसल तैयार करने के बाद 10 बोरे गेहूं निकलते हैं। तभी वहां सुमन आई और बोली, ये क्या इतने जल्दी पूरा काम हो गया? सुमन, जो काम मैं अकेला 4 दिन में करता था, वो काम हम चारों ने मिलकर एक ही दिन में कर लिया। इसीलिए तो कहते हैं एकता में बल है। फिर गेहूं के सारे बोरियां विशाल के घर पहुंचा दिया जाता है और सेठ जी के आदमी बोलता है कि हम कल सेठ जी के घर ये बोरियां ले जाएंगे, अभी हम चलते हैं। वो सब वहाँ से चले गए। फिर विशाल ने गेहूं के सारे बोरियां घर के अंदर रख दी। रात हो चुका था। विशाल और उसकी पत्नी खाना खाकर सो गए। तभी आधी रात को विशाल के घर में चोर घुस आया। चोरों ने बड़े ही शांति से
सारे गेहूं के बोरे चुरा ले गए। जब सुबह हुई तो सुमन की आँख खुली। जब सुमन ने गेहूं की बोरियां वहां नहीं देखी तो वह घबरा गई और रोती हुई विशाल को जगाने लगी। सुनिए जी, देखिए न क्या हो गया। विशाल घबराकर उठा और बोला, क्या हो गया? तभी सुमन बोली, गेहूं के सारे बोरियां चोरी हो गई है। क्या चोरी? कहाँ पर? अपने घर में, चलिए खुद ही देख लीजिए। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? सेठ जी के आदमी कभी भी आ सकते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे? ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मायूस होकर विशाल घर के बाहर आकर सोचने लगता है। तभी वहाँ पर सेठ जी के आदमी आ गए। विशाल, बोरियां तैयार है ना? नहीं भाई, कल रात ही किसी ने अनाज की बोरियां चुरा लिया। ये क्या कह रहे हो भाई? सेठ जी कहीं गुस्सा न हो जाए। तुम तो उनका गुस्सा जानते हो ना। चलो उनसे बात करते हैं। फिर विशाल रामबली के साथ सेठ जी के घर गया। तभी सेठ जी ने रामबली से पूछा, क्या बात है, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? तभी विशाल बोला, सेठ जी कल रात हमारे घर पर चोरी हो गई और सारा अनाज चुरा कर ले गए। कहीं तुमने ज़्यादा पैसे के चक्कर में किसी और से अनाज बेच तो नहीं लिया? नहीं सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे इसी गांव में रहना है। झूठ बोलकर कितने दिन बच पाऊँगा? ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया है, तब देखना मैं क्या करता हूँ। फिर विशाल अपने घर चला आया। कुछ दिन तक विशाल और सुमन उदास थे। फिर विशाल ने खुद को संभाला और सब्जी लेकर बाजार में बेचने लगा। सब्जी के बदले जो भी पैसे मिलते उसे बहुत ही ध्यान से खर्च करता। एक दिन सुमन विशाल से बोली, सुनिए ना, कितने दिन हो गए हैं हमें सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। घर के भी हालात ठीक नहीं है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हमें अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिससे पूरा साल थोड़ा थोड़ा करके घर चल जाता था। लेकिन अब तो हमें अगले फसल के तैयार होने तक इंतज़ार करना होगा। ऐसे कैसे घर चलेगा? अपनी पत्नी की बात सुनकर विशाल कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। इसके बाद विशाल खाना खाने लगता है। रोटी और अचार खाकर विशाल को एक उपाय सोचता है। वह जोर से कहता है, अरे अचार। उसकी पत्नी कहती है, क्या मतलब? मैं आपको अचार की तरह दिखती हूँ? आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं? नहीं भाग्यवान, मेरे कहने का अर्थ ये है कि अचार हमारी समस्या का समाधान है। कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अचार बनाना और मैं अचार गांव में घूमकर बेचूंगा। पहले उन्हें अचार चखाएंगे। अगर पसंद आया तो वो खरीद लेंगे। अगर पसंद नहीं आया तो? कैसे नहीं पसंद आएगा? मेरी सुमन ने जो बनाया है, तुम इसकी चिंता छोड़ो और जाकर अचार की तैयारी करो। सुमन बहुत ही मेहनत से अचार बनाती है। जब अचार बनकर तैयार हो जाता है तो उसे वह एक टोकरी में रखकर तैयार कर देती है। विशाल टोकरी लेकर गांव में अचार बेचने जाता है। पहले वह लोगों को मुफ्त में अचार चखाता है। सुमन ने इतनी स्वादिष्ट अचार बनाई होती है कि जो लोग अचार चखते हैं वो उसे खरीद लेते हैं। शाम तक पूरे अचार बिक जाता है। विशाल खुश होकर घर आता है और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। सुमन विशाल के पास आती है और कहती है, आप आ गए, कैसा रहा आज का दिन? अचार खरीदा किसी ने? कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने। मैंने कहा था ना, मेरी अचार इतनी अच्छी नहीं है जितना आप तारीफ करते हैं। आपका विचार ही गलत था इसे बेचने का। अरे पूरी बात तो सुन लो। लोगों ने कुछ नहीं बल्कि पूरी टोकरी ही खरीद लिया। देखो जाकर बाहर टोकरी में। सुमन टोकरी के पास गई। वहाँ अचार न देखकर बहुत खुश हुई। फिर विशाल ने कहा, अब बस ऐसे ही तुम मेहनत से अचार बनाया करो और मैं गांव-गांव जाकर बेचा करूँगा। ठीक है, आप मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। इसमें मैं बहुत ज़्यादा अचार बनाकर तैयार कर दूँगी। इसके बाद आप बेचने जाना, क्योंकि अचार तैयार होने में भी समय लगता है ना। ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेचा करूँगा, जिससे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा।
फिर सुमन अचार बनाने में लग जाती है। तब तक विशाल बाजार में सब्जियां बेचता है। एक सप्ताह बाद सुमन का अचार तैयार हो जाता है। फिर विशाल अचार लेकर गांव में बेचना शुरू कर देता है। इस बार विशाल दूर के गांव में अचार बेचने जाता है। वहां के लोगों को भी सुमन का अचार बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे पूरे गांव में सुमन के अचार की तारीफ होने लगती है। इसके बाद विशाल एक अचार का दुकान खोलता है। अब जिसे भी अचार लेनी होती है वह विशाल के दुकान पर ही आ जाता है। एक दिन वहां से गुजरते हुए सेठ बालादास की नज़र विशाल की दुकान पर पड़ती है। सेठ विशाल के पास जाता है और कहता है, क्या बात है विशाल, तुमने तो अपना दुकान खोल लिया। सुना है तुम्हारे दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आता है, ज़रा हमें भी चखाना। ये तो सबका प्यार है सेठ जी, ये लीजिए, इसे आप भी चख लीजिए। सेठ ने जब अचार चखा तो कहा, ये तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 50 किलो अचार पहुंचा देना। हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। एक हफ्ते बाद हम तुम्हारे घर पर अपने लोगों को भिजवा देंगे। रात को तुम सारा सामान तैयार करके रखना। ठीक है सेठ जी, हो जाएगा। रात को विशाल ने अपनी पत्नी को सेठ जी की ऑर्डर के बारे में बताया। सुमन ने कहा, ठीक है जी। एक हफ्ते बाद सुमन ने 50 किलो अचार तैयार करके रख दिए, लेकिन उस रात सेठ का आदमी वहां नहीं आया। काफ़ी रात बीत गई। दोनों पति पत्नी उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सुमन बोली, सुनिए, आप सो जाइए, अगर कोई आया तो हमें ज़रूर उठाएगा, फिर हम उठकर उनका सामान उन्हें दे देंगे। तुम ठीक कहती हो, हमें सो जाना चाहिए, लगता है वो आज नहीं आएंगे। चलो सो जाते हैं। अगले दिन जब विशाल और सुमन उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। ये देखकर दोनों पति पत्नी घबरा गए और विशाल बोला, मैं सेठ जी को बताकर आता हूँ कि हमारे घर में फिर से चोरी हो गई है। ठीक है जी, आप जाइए। विशाल सेठ जी के घर पहुँचता है और कहता है, सेठ जी, इस बार फिर से आपके लिए जो अचार तैयार किया था वो चोरी हो गया। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तुझसे कुछ भी खरीदता हूँ वो तुम्हारे घर से चोरी हो जाता है। मुझे लगता है कि तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी आज से तुम्हारा कोई सामान नहीं खरीदूंगा, जाओ। ऐसी बात नहीं है सेठ जी, आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों लूँगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा से 50 किलो अचार तैयार कर दूँगा। ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तो देख लेना। ठीक है सेठ जी। फिर विशाल वहाँ से सीधे अपने घर आता है और सोचता है कि इस बार चोर को कैसे पकड़े। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आया। इस बार अचार के डब्बे के जगह विशाल ने घैले वहाँ रखे। अचानक आधी रात को आवाज़ आई। सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। जब विशाल उस कमरे में गया तो देखा कि सारे चोर चिल्ला रहे हैं और अपनी आंखें मल रहे हैं और पानी पानी, अरे कोई पानी दे दो हमें। तभी विशाल बोला, अब मज़ा आया। मेरे घर में चोरी करने की तो तुम्हें आदत ही पड़ गई थी। चोरी करने में तुम लोग जितना दिमाग लगाते हो उतना दिमाग लगाकर कोई दूसरा काम कर लेते तो चैन से ज़िंदगी कटती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो चोरी ही करनी है। बताओ क्यों कर रहे थे चोरी? ये सब हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे थे, हमें ये सब करने के लिए रामबली ने कहा था। क्या रामबली? उसे क्या ज़रूरत पड़ गई? ये तो मुझे नहीं पता, आप हमें माफ़ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलवाना। ठीक है, नहीं बुलवाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर गांव में कभी तुमने दोबारा चोरी की तो मैं सेठ बालादास की मदद लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी विशाल भाई, हमें माफ़ कर दो। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। अगली सुबह विशाल सेठ जी के घर गया और सेठ जी को सारी बात बताई और कहा कि सेठ जी, ये रामबली ने ही हमारे घर की सारी चोरियां करवाई है। तुम कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां रामबली ने ही करवाई है? क्योंकि कल मैंने अचार की जगह घैले अपने कमरे में रखा था और दरवाजे के ऊपर मिर्च के पाउडर रख दिए थे। जैसे ही चोर ने दरवाज़ा खोला, उनके ऊपर वो मिर्च के पाउडर गिर पड़े और उसके आँखों में जलन होने लगी।
फिर वह चिल्लाकर पानी मांगने लगे। बस मुझे पता चल गया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे सब सच सच बता दिया। क्या, इस रामबली को पकड़ लो और पुलिस को फ़ोन करो। फिर सेठ के आदमी रामबली को पकड़कर ले आता है। मुझे माफ़ कर दीजिए सेठ जी, कुछ कीजिए। मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम करता हूँ, कुछ रहम कीजिए। मुझसे क्या माफ़ी मांग रहे हो? गलत तो तुमने विशाल के साथ किया है, उससे माफ़ी मांगो। मुझे माफ़ कर दो विशाल, मैं आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुझे छोड़ देना मेरे बस में नहीं। आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई और चोरी कर लेगा। उनके पास एक सबक जाना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए तुम मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत रखो। तभी वहाँ पुलिस आती है और रामबली को गिरफ्तार करके ले जाती है। फिर विशाल सेठ जी को अचार लाकर देता है और अपने पैसे लेकर वहाँ से चलने लगता है। तभी सेठ जी कहते हैं, तुम सच में बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान हो। इसके बाद विशाल अपने घर आ जाता है। तब से विशाल के घर में कभी चोरी नहीं हुई और वो दोनों पति पत्नी खुशी से अपना जीवन बिताने लगे और अपने खेतों में मेहनत से फसल उगाने लगे।